गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू डीटीसी, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। रिस्पिरेशन इन प्लांट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी टाइप ऑफ रिस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट और डू प्लांट ब्रीथ, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट एटीपी को डिस्कस करेंगे और एटीपी प्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस होती है उन्हें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हुआ है, इन दोनों के बीच में एटीपी प्रोडक्शन हुआ है, NADH2 और FADH2 को ऑक्सीडेशन करेंगे, उससे भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जहां पर होता है वहां पे भी एटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो एक्चुअल इस टॉपिक में हम पूरे एटीपी को लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअल एटीपी क्या है उसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं एटीपी के साथ। ओके, एटीपी 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 का बेटा फुल फॉर्म क्या है? हम एटीपी को बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी का फुल फॉर्म है। यहां पे बेटा जो वर्ड एडिनोसिन आया है ये एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड है मतलब इसमें एक नाइट्रोजन बेस होगा और एक पेंटो शुगर होगी। कौन सी है हम आगे देखेंगे। नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर इन दोनों से न्यूक्लियोसाइड तैयार होता है और न्यूक्लियोसाइड का एक एग्जांपल है एडिनोसिन। और जब हम एडिनोसिन को 3 फॉस्फेट ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे तैयार होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट है, मतलब बेटा ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड सिर्फ एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद एटीपी क्या है? तो एटीपी इट इज एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेटा। एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एटीपी एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी और एनर्जी कॉइन ऑफ सेल, कॉइन ऑफ सेल। यानी एटीपी को हम सेल की एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं या एनर्जी कॉइन बोल सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। ओके, एटीपी अगर हम एटीपी का कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटीपी। एटीपी कैसे तैयार होता है बेटा? तो एटीपी 3 कंपोनेंट से तैयार होता है। कंपोजिशन ऑफ एटीपी, इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है प्यूरीन नाइट्रोजन बेस। प्यूरीन नाइट्रोजन बेस, और वो कौन सा है? तो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है इसमें एडेनिन। प्यूरीन नाइट्रोजन बेस बेटा हम MBI में या बायोमोलिक्यूल में इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है कौन सा? एडेनिन। सेकंड बेटा इसमें है पेंटो शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटा का मतलब है बेटा 5 कार्बन की शुगर है, और पेंटोज शुगर कौन सी है? वो है राइबोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी है? तो वो राइबोज शुगर है, और वो 5 कार्बन की शुगर होती है, C5H10O5 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ इसमें होते बेटा 3 फॉस्फेट ग्रुप बोल सकते हैं या 3 फॉस्फेट बोल सकते हैं। यानी एडेनिन,
राइबो शुगर एंड 3 फॉस्फेट से तैयार होती है एटीपी, हमें पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे उन्हें कंबाइन करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एटीपी कैसे तैयार हुई है, एटीपी इक्वल टू एडेनिन प्लस राइबो शुगर प्लस 3 फॉस्फेट। यस, इस प्रकार से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। एटीपी इक्वल टू एडेनिन, नाइट्रोजन बेस है बेटा, राइबो शुगर पेंटोस शुगर है, और 3 फॉस्फेट कंबाइन होके एटीपी का प्रोडक्शन होता है, हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बेटा हमारे पास एक एडेनिन है नाइट्रोजन बेस, उसको हम अगर राइबोज शुगर के साथ कंबाइन करते हैं तो एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, इन दोनों को मिला के तैयार होता है हमारे पास एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है, तो एक न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन के साथ इसके साथ हम अगर एक फॉस्फेट को जोड़ते हैं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी का मतलब है बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहाँ पे तैयार होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर से हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को और एक फॉस्फेट अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे तैयार होता है बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडीपी के साथ अगर हम एडीपी के साथ और एक फॉस्फेट अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे तैयार होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो बेटा इस प्रकार से हम यस एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर इसे मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म अगर दिखाना चाहता हूं तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। यहाँ पे बेटा एडेनिन मॉलिक्यूल है, एडेनिन मतलब प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर 2 चेन होती है। यस, ये एडेनिन मॉलिक्यूल है। एडेनिन मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे कंबाइन होता है पेंटोस शुगर के साथ, और पेंटोस शुगर यहाँ पे कंबाइन होती है 3 फॉस्फेट। यहाँ पे उसे कंबाइन होते हैं 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ओके, तो इस प्रकार हम एटीपी को ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। ये क्या है हमारा, यस एडेनिन है, एडेनिन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये राइबोज शुगर है हमारी, और राइबोज शुगर को यहाँ पे 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं। एडेनिन मॉलिक्यूल बेटा पेंटोस शुगर के 1 नंबर के कार्बन को अटैच होता है, और फॉस्फेट 5 कार्बन पेंटोस शुगर के 5 नंबर के कार्बन को अटैच होते हैं। बेटा ये जो फॉस्फेट के 2 फॉस्फेट लास्ट टर्मिनल 2 फॉस्फेट के अंदर जो बॉन्ड है तो वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड है ये, हाई एनर्जी बॉन्ड। लास्ट 2 टर्मिनल फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और ये एटीपी का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ये पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम एटीपी का अगर हम मोस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्शन देखें तो मोस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एडीपी एंड एटीपी, इन दोनों के बीच में होता है बेटा। तो मोस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्शन takes place between ADP and ATP, between ADP and ATP, इन दोनों के बीच में होता है। यस, जब भी हम पूरे रिस्पिरेशन पाथवे देखेंगे तो उस पाथवे में आपको एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, और जहां पे हम एटीपी यूज करते हैं वहां पे एडीपी रिलीज होता है, ऐसा हमें दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लिख सकते हैं बेटा, जब भी एडीपी के साथ
हम फॉस्फेट कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे तैयार होता है एक एटीपी। ओके, एक एटीपी। ओके, ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो गया। और जब हम एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमें एडीपी प्लस आईपी प्लस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है बेटा, यहाँ पे हमने एटीपी का फॉर्मेशन किया, इसीलिए हम इसे बोलेंगे फॉस्फोरिलेशन। और यहाँ पे हमने एटीपी का हाइड्रोलिसिस किया और हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी रिलीज की है, तो इस स्टेप को हम हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं। एटीपी का हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे एडीपी प्लस आईपी प्लस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, हमें पता होना चाहिए। ओके, मतलब इसका ये है कि एक एटीपी का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 एटीपी इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ए एटीपी के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। हमने लास्ट टॉपिक में या चैप्टर में हमने देखा था कि एटीपी का फॉर्मेशन जो सनलाइट यूज करके होता है उसे हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन नाम दिया था। और फोटोफॉस्फोरिलेशन एक एटीपी फॉर्मेशन का प्रकार है, प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो फॉस्फोरिलेशंस देखेंगे तो 3 प्रकार का फॉस्फोरिलेशन देखेंगे। मींस एटीपी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो 3 प्रकार की होती है। जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो हमने फोटोसिंथेसिस में देखा है, और इस चैप्टर में हम 2 टाइप की एटीपी का फॉर्मेशन देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करता हूं, फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है बेटा? तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड आईपी इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी प्लस आईपी। Formation of ATP from ADP and IP is called phosphorylation. Phosphorylation बेटा 3 प्रकार का फॉस्फोरिलेशन होता है। 3 प्रकार का फॉस्फोरिलेशन होता है। जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन का, तो फर्स्ट टॉपिक है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने फोटोसिंथेसिस में डिटेल में डिस्कस किया है। 2 टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, तो यहाँ पे बेटा फोटो का मतलब है सनलाइट, यानी यहाँ पे हम एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे यस सनलाइट को यूज करके। यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन का इक्वेशन क्या आ सकता है? इस प्रोसेस में हम एडीपी प्लस आईपी इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हम एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इस प्रोडक्शन के लिए हमें क्या जरूरी है? सनलाइट। क्या जरूरी है? सनलाइट जरूरी है, उसी के साथ क्लोरोफिल ए जरूरी है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड आईपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है एटीपी फॉर्मेशन की, वो रिस्पिरेशन में बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या है बेटा? डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हम फॉस्फोरस लेंगे, एडीपी के साथ उसे जोड़ेंगे और यहाँ पे हम एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इन्हें हम शॉर्ट में एसएलपी बोल सकते हैं। एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेम डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी from ADP and IP in presence of ADP and IP in presence of ATP and IP
बाय इन प्रेजेंस रिमूव किया है बाय डी फॉस्फोरिलेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बेटा हम सबस्ट्रेट का डीफॉस्फोरिलेशन करेंगे और सबस्ट्रेट से फॉस्फोरस निकाल के एडीपी को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड आईपी बाय डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। चलो हम ये एक एग्जांपल के माध्यम से इसे डिस्कस करते हैं। यस एग्जांपल, यहाँ पे बेटा मैंने एग्जांपल लिया है, मेरे पास है 1,3 डाई PGA 1,3 डाई PGA। ओके, यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड के 1 नंबर के और 3 नंबर के कार्बन के ऊपर 2 फास्फोरस है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट से एक फास्फोरस रिमूव करेंगे और वो फास्फोरस हम एडीपी को देंगे। यहाँ पे हमारे पास एडीपी होता है, इस सबस्ट्रेट के ग्लिसरिक एसिड के 1 नंबर के कार्बन के ऊपर जो फास्फोरस है उसे हम बाहर निकालेंगे और उस फास्फोरस को हम कनेक्ट करेंगे एडीपी के साथ और एडीपी प्लस आईपी मिलके यहाँ पे तैयार करेंगे एटीपी। ओके, एटीपी। ओके, और यहाँ पे जब 1,3 डाई PGA कन्वर्ट किया जाता है 3 PGA में, तो उस टाइम पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। फिर 1,3 डाई PGA कन्वर्टेड इनटू 3 PGA, तो उस टाइम पे सबस्ट्रेट, बेटा ये क्या है हमारा, ये बोल सकते हैं ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, यानी सबस्ट्रेट से फास्फोरस निकाल के एडीपी को कनेक्ट करके एटीपी का प्रोडक्शन किया। और जहां पर भी बेटा एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो वहां पे एंजाइम होता है काइनेज। कौन सा एंजाइम होता है, काइनेज। बेटा ये ग्लाइकोलिसिस की स्टेप है, स्टेप नंबर 7। ग्लाइकोलिसिस के अंदर रेस्पिरेशन में आगे हम ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे, उसमें 7 नंबर की स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। जैसे हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, बेटा हमारे पास है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड PPA। यस, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड मतलब ऐसा पायरुविक एसिड है जिसके पास फास्फोरस है। सेम इस तरह से इस सबस्ट्रेट से हम फास्फोरस निकालेंगे, उस फास्फोरस को हम एडीपी के साथ जोड़ेंगे और एडीपी के साथ जोड़ने के बाद एडीपी प्लस आईपी इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये एटीपी तैयार होता है। और इस प्रोसेस में भी कौन एंजाइम यूज करेंगे, तो काइनेज को यूज करेंगे। और पीपीए का कन्वर्शन बेटा यहाँ पे पायरुविक एसिड के पास होता है। ओके, तो पीईपीए मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ऐसा पायरुविक एसिड जिसके पास फास्फोरस है और वहां से हमने फास्फोरस को निकाला, एडीपी के साथ जोड़ा और एटीपी का मतलब बेटा यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हम डायरेक्ट सबस्ट्रेट से कर रहे हैं, इसीलिए इसे बोला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट ये स्टेप नंबर 10 है, स्टेप नंबर 10 है ग्लाइकोलिसिस की। बेटा ये 7 नंबर की स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की। ओके, नेक्स्ट उसी के साथ और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो क्रेब्स साइकिल के अंदर होती है। जब भी सक्सिनिल कोएंजाइम ए का कन्वर्शन होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर, तो बेटा उस टाइम पे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होता है और एडीपी प्लस आईपी कंबाइन होके यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है तो वो होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करता है और सक्सिनिक एसिड का सक्सिनिक कोएंजाइम का सक्सिनिक एसिड में कन्वर्शन करते समय डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, हमें पता होना चाहिए। तो बेटा ये 3 स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की है जहां पर हमें एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद बेटा मैं जो तीसरा टाइप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है?
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम किसी का ऑक्सीडेशन करेंगे और यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन करेंगे। यस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब यहाँ पे सेम डेफिनेशन मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी from ADP and IP by oxidation of किसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा? by oxidation of FADH2 and NADH2। ओके, यहाँ पे हम एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे by oxidation of FADH2 and NADH2 in electron transport system। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन दोनों का ऑक्सीडेशन करके अगर एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यानी हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हम ईटीएस को बोल सकते हैं। ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम FADH2 और NADH2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो बेटा कितनी एटीपी का प्रोडक्शन होता है? जब बेटा हम एक NADH2 का ऑक्सीडेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो बेटा एक NADH2 हमें 3 ATP देता है। ओके, एक NADH2 से 3 ATP का प्रोडक्शन होता है। और जब हम एक FADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा यहां पे हमें ऑक्सीडेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो यहां पे हमें 2 ATP का प्रोडक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक NADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 ATP यहां पे हमें मिलेंगे, और एक FADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे, एक NADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 3 ATP यहां पे हमें मिलेंगे, और एक FADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 ATP का फॉर्मेशन यहां पे हो सकता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ATP की स्ट्रक्चर और एटीपी प्रोड्यूस करने की जो अलग अलग मेथड है, फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, इन टर्म को समझ के लिया है। बेटा ये तीनों भी टर्म जो है, फोटोफॉस्फोरिलेशन को हमने कंप्लीट किया फोटोसिंथेसिस में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता था। और इस चैप्टर में हमें पता चलना चाहिए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है। तो हम ऐसे ही आगे लेके जाएंगे चैप्टर को, डिटेल 100% कंसेप्ट क्लियर होगी। बेटा लेक्चर देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो बच्चा नीट का प्रिपरेशन करना है, यस, हम जो आपको पढ़ा रहे उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ये गारंटी है। ओके, 100% आपको लेक्चर देखना है, अच्छे से समझ के लेना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी हम देंगे डेफिनेटली। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं।